हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आगामी वर्ष परीक्षाओं से भरा हुआ है, तो अच्छे से तैयारी करना आपका कर्तव्य भी है। और कर्तव्य ऐसा करेंगे कि 100% सफलता प्राप्त करें। उसके लिए पेन कापी निकाल करके ही वीडियो देखें और जो भी लगता जाए उसे लिखते जाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने चुनिंदा प्रश्नों से। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, हे में उपयुक्त नमी का प्रतिशत है। तो मित्रों, हे ऐसा सूखा पदार्थ होता है जो पशुओं को खिलाने के काम आता है। और हे मुख्यतः हे जो है वो दलहनी फसलों से बनाई जाती है। इसमें उसको हरी अवस्था में काट लिया जाता है फसलों को और उसको सुखा लिया जाता है। तो ये पूछ रहा है, हे में उपयुक्त नमी का प्रतिशत क्या होता है, यानी कि हम उस हे की फसल को कितनी नमी तक सुखाएं जिससे वो उसके गुण बहुत ज्यादा दिनों तक बने रहें। तो हे में उपयुक्त नमी का प्रतिशत हमें रखना चाहिए 15 से 20%। हे में उपयुक्त नमी का प्रतिशत कितना होगा? 15 से 20%। तो ये नमी है। कभी कभी प्रश्न को उल्टा करके पूछ देते हैं कि हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होगी। तो इसी प्रश्न से आपको निकालना है कि उसमें अगर नमी 15 से 20 है तो शुष्क पदार्थ कितना होगा। तो शुष्क पदार्थ कितना होगा, लगभग ऐसे इसी से निकाल लो। अगर 15 से 20 नमी है तो 80 से 85% इसमें शुष्क पदार्थ भी पाया जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बरसीम में क्रूड प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? बरसीम बरसीम एक दलहनी फसल है। पशुओं को बरसीम खिलाने से प्रोटीन की पूर्ति होती है। और इसमें वही पूछा गया कि प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो बरसीम में क्रूड प्रोटीन की मात्रा 20% होती है। 20% होती है, जो प्रजातियों के अनुसार थोड़ी बहुत घटती बढ़ती रहती है। ऑप्शन में आपके 20% के आसपास या 20 से 22% के आसपास वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, वही आंसर इसका सही माना जाएगा। कि बरसीम में क्रूड प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 20% होती है। अगला प्रश्न है, कृषि की पहली मैगजीन या पत्रिका, फर्स्ट मैगजीन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया कौन सी थी? फर्स्ट एग्रीकल्चरल मैगजीन ऑफ इंडिया कौन सी थी? ये पत्रिका की बात करें तो खेती थी। अगर पत्रिका की बात की जाए तो उसे आप खेती सही करना है। आईसीआर द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका है, तो पहली पत्रिका खेती थी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, नेपो विषाणु का संचरण किसके द्वारा होता है? नेपो वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय, नेपो वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय, ये ऐसे करके पूछ देगा। तो इसे घबराना नहीं, ऐसे प्रश्नों से बहुत ही सिंपल से प्रश्न होते हैं और उनका उत्तर लगभग उसी में छिपा होता है। तो नेपो विषाणु का संचरण किसके द्वारा होता है? तो नेपो विषाणु का संचरण नेमाटोड के द्वारा होता है। नेमाटोड के कारण होता है। नेमाटोड सूक्ष्म जीव होते हैं जो भूमि में पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाते हैं। तो उसी में से एक है कि ये एक ऐसा नेमाटोड है जो वायरस का संचरण करता है। यानी कि नेमाटोड भी वायरस का संचरण कर सकते हैं। अभी तक एफिड कर रही थी, व्हाइट फ्लाई कर रही थी, लेकिन नेमाटोड भी कर रहा है। अब याद रखना है कि नेमाटोड द्वारा कौन से वायरस का संचरण होता है? नेपो वायरस का संचरण होता है। अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, किस मृदा गण में एल्युमिनियम की विषाक्तता सबसे कम होती है? यानी कि ऐसा सॉइल ऑर्डर बताना है आपको जिसमें एल्युमिनियम की टॉक्सिसिटी सबसे कम होती है। एल्युमिनियम की टॉक्सिसिटी सबसे कम किसमें होगी? एक है हमारा सॉइल ऑर्डर हिस्टोसॉल।
हिस्टोसॉल। हिस्टोसॉल एक मृदागण है जिसमें एल्युमिनियम की विषाक्तता सबसे कम होती है। एल्युमिनियम की विषाक्तता सबसे ज्यादा कहाँ होगी? एल्युमिनियम की विषाक्तता सबसे ज्यादा अम्लीय मृदाओं में पाई जाती है। अम्लीय मृदाएं कहाँ होती हैं? जहाँ वाटर लॉग कंडीशंस यानी कि जल भराव वाली स्थितियां बनी रहती हैं, वहां पर अम्लीय मृदाएं होती हैं। अम्लीय मृदाओं में अधिकांशतः एल्युमिनियम और लोहा की विषाक्तता पाई जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गेहूं की ईयर कोकिल बीमारी का कारण होता है। तो ईयर कोकिल डिजीज ऑफ व्हीट। तो ईयर कोकिल एक ऐसा गेहूं का रोग है जो नीमाटोड के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये भी एक नीमाटोड के कारण होने वाली बीमारी है। नीमाटोड इसका कारण है, और ज्यादा लिखना है कि कौन सा नीमाटोड होगा। तो एक होता है एंगोइना टिटसाई। एंगोइना टिटसाई, ये एक नीमाटोड है जो गेहूं में ईयर कोकिल बीमारी को फैलाता है। तो याद रखना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि गेहूं में नीमाटोड के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो ईयर कोकिल है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ईयर कोकिल बीमारी का कारण क्या है? तब आप कहेंगे नीमाटोड है, या नीमाटोड ऑप्शन में आया ही नहीं, तो फिर कैसे इसके क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे? तब हो सकता है कि आजकल उसके वैज्ञानिक नाम दे देते हैं नीचे। तो एंगोइना टिटसाई आपको याद रखना रहेगा। एक है वुड रॉट। वुड का मतलब होता है लकड़ी, और राट का मतलब सड़न। फॉरेस्ट्री का एक प्रश्न है, वुड रॉट वहां पर हो जाता है फॉरेस्ट में। तो क्वेश्चन है वुड रॉट के लिए उत्तरदायी फफूंद। फफूंद कौन सी है? पॉलीपोरस। पॉलीपोरस एक फफूंद होती है जो लकड़ी के सड़न में यानी कि वुड रॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वुड रॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल फंगस कौन सी है? पॉलीपोरस है। वुड रॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल फंगस पॉलीपोरस है। तो मित्रों, आया अब अगला प्रश्न है, मूंगफली में के अगेती झुलसा का कारक क्या है? मूंगफली का अगेती झुलसा। तो अगेती झुलसा ये एक फफूंद द्वारा होने वाली बीमारी है मूंगफली में, और ये कारक है क्या है? फफूंद है। इसको हम लोग टिक्का बीमारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिक्का बीमारी भी कहते हैं। ये अगेती टिक्का, इसको हम अगेती टिक्का भी कह सकते हैं। होता क्या है कि जो मूंगफली की पत्ती होती है, उस पत्ती में सर्वप्रथम इस तरह के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इस तरह के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, तो ये अरेस्डी कोला के लक्षण होते हैं, यानी कि अगेती टिक्का। तो यहाँ पर अगेती टिक्का ही पूछा गया है, और उसको अगेती झुलसा भी कहते हैं। इसमें अगेती टिक्का है और पछेती टिक्का भी होता है। तो ये होगा सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला। अरेचिडिकोला। तो मूंगफली में अगेती झुलसा का कारक क्या है? एक फफूंदी होती है सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला अगेती टिक्का के लिए। अगेती टिक्का और पछेती टिक्का दोनों कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, आसपास ही पूछ दिए जाते हैं। तो याद रखना, उसका होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा पछेती टिक्का,
और गेटी टिक्का के लिए सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला होता है। अब एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन आते हैं, वार्ट बीमारी किससे संबंधित है, यानी कि वार्ट बीमारी किससे संबंधित है? तो वार्ट बीमारी हमारी एक आलू से संबंधित है। वार्ट किससे संबंधित है? ये आलू से संबंधित बीमारी है। सिनकाइट्रियम, इसका कारक क्या है? सिनकाइट्रियम, सिनकाइट्रियम बायोटिकम। सिनकाइट्रियम बायोटिकम नामक ये वार्ट बीमारी इसके कारण होती है, बायोटिकम। तो वार्ट बीमारी का कारण क्या है? सिनकाइट्रियम बायोटिकम। तो वार्ट बीमारी किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है। अब अगला प्रश्न आते हैं कि अनाजों के लिए सर्वप्रथम न्यूनतम, अनाजों के लिए सर्वप्रथम एमएसपी, इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य को एमएसपी भी कहते हैं। एमएसपी कब घोषित हुए थे? सबसे पहली बार अनाजों के लिए एमएसपी कब आई थी? तो सन 1964 में आई थी, ये याद रखना। कब घोषित हुए थे? सन 1964 में सबसे पहली बार घोषित हुए थे। HYBP का वर्ष क्या है? HYBP हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। कहने का मतलब, ये एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा था कि हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम किस वर्ष लागू किया गया था? तो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 1966 में लागू किया गया था। 1966 में लागू किया गया था। ये इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है कि इंट्रोड्यूस कब हुआ था। एमएसपी इंट्रोड्यूस, एमएसपी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1964 में हुआ था। किसके लिए? फूड ग्रेन्स के लिए। फायर क्योरिंग किससे संबंधित है या किस फसल से संबंधित है? तो फायर क्योरिंग हमारी तंबाकू से संबंधित है। इसमें आग के द्वारा उसकी पत्तियों को तैयार किया जाता है, फिर उससे तंबाकू बनाई जाती है। तो आग की क्योरिंग किस फसल से संबंधित है? तंबाकू की फसल से संबंधित है। बहुत बार क्वेश्चन ये ऐसे ही पूछ दिया जाता है, फायर क्योरिंग इज रिलेटेड टू टोबैको। अगला प्रश्न आता है, किसने कहा था एक्सटेंशन इज ए कम्युनिकेशन इंटरवेंशन? एक्सटेंशन इज ए कम्युनिकेशन इंटरवेंशन, ये किसने कहा था? ये हमें याद रखने पड़ते हैं। कुछ जो वैज्ञानिक होते हैं उनके नाम को याद रखना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, रोजर्स और शूमेकर। रोजर्स और शूमेकर, किसने कहा था एक्सटेंशन इज ए कम्युनिकेशन इंटरवेंशन? रोजर्स और शूमेकर ने कहा था। याद रहेगा, आप 2-3 बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। एक्सटेंशन इज ए कम्युनिकेशन इंटरवेंशन किसने कहा था? ये रोजर्स और शूमेकर ने कहा था। अगला प्रश्न आता है, डिमॉन्स्ट्रेशन, फादर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन के जनक कौन है? तो प्रदर्शन के जनक सीमेन नेप को कहा जाता है। फादर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन किसको कहा जाता है? सीमेन ए नेप को कहा जाता है। अखबार का पढ़ना किस प्रकार का, अगला प्रश्न है, अखबार का पढ़ना किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? तो अखबार का पढ़ना, देखिए अखबार जो है अगर देखा जाए तो मास कम्युनिकेशन में आता है, लेकिन यहाँ पर
एग्जामिनर ने या परीक्षक ने आपके अंदर ये जानने की कोशिश की है कि क्या आप रट करके प्रश्न आए या समझ रहे हैं। तो अखबार का पढ़ना किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, ये उसने पूछ दिया। तो अखबार का पढ़ना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। ऐसा है, इसलिए है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। अखबार का पढ़ना कैसा कम्युनिकेशन है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन अखबार कैसा है? ये मास कम्युनिकेशन की श्रेणी में आता है। अब अगला है फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया। फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया किसको कहा जाता है? पिछली बहुत सी परीक्षाओं में फादर ऑफ इंडिया करके जरूर पूछा जा रहा है। तो मेट्रोलॉजी के भी पूछ लेते हैं, देखा होगा प्रश्नों में आता रहता है। तो फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया, इनको भी याद रखना। डॉक्टर के एन सिंह को इनको कहा जाता है, के एन सिंह को फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया कहा जाता है। यानी कि प्रसार शिक्षा के जनक, भारतीय प्रसार शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर के एन सिंह को कहा जाता है। तो ये हमारे कुछ प्रश्न की सीरीज में से चुनिंदा प्रश्न थे, और लगता है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करते होंगे और अच्छे से रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से नौकरी प्राप्त करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपको है कि बहुत जल्दी आप सरकारी नौकरियों में आए और हमारे एग्रीकल्चर के कुनबे को आगे बढ़ाएं। एग्रीकल्चर तभी मजबूत होगी जब आप लोग उसको साथ देंगे, और जहां पर भी जो भी एग्रीकल्चर वाला मिले उसके साथ अच्छे से बर्ताव करें। एक मोबाइल नंबर उनका ले लें, एक ग्रुप में रहें, क्योंकि भारत देश में भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। लेकिन कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ आप ये देखते होंगे कि कृषि का विषय मूल विषय नहीं है, ये एक ऐच्छिक विषय है, व्यावसायिक विषय में डाल दिया गया। तो ऐसा एक सब लोग इकट्ठे होंगे तो हम अपनी बात को रख पाएंगे कि कृषि विषय को अनिवार्य विषय बनाया जाए। उसके लिए सभी कृषि एस्पायरेंट्स, कृषि से जुड़े जो लोग हैं, उनको एक साथ आना होगा, और गत भविष्य में हम इस बात को रख पाएंगे कि कृषि विषय हमारे स्कूल कॉलेजेस में एक मूल विषय हो, एक अनिवार्य विषय हो, और उसको सब लोग पढ़ें, और उन सबको पढ़ाने के लिए उन्हीं लोगों की आवश्यकता होगी। तो फिर हमारी वैकेंसी भी आगे बनेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आप थोड़ा सा लाइक और शेयर करते रहे, जिससे ये चैनल बहुत दूर दूर तक जाए। थैंक यू।